नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। ये महाजनपद काल का भारत का मैप है। महाजनपद एरा का जो मैप होता है उसमें जो जगह दिखाए गए हैं आपको, कई बार वहीं से सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर गंधाज दिखेगा, यहाँ पर कंबोज दिखेगा आपको, उसके बाद से यहाँ पर मत्स्य और सुरसेन का इलाका दिखेगा जो मथुरा के आस पड़ोस का इलाका है। दक्षिण भारत का ये जो अस्मक जगह है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल है जो महाजनपद काल में हमें चिन्हित हो पाता है। तो यानी कि महाजनपद काल में दक्षिण भारत के एकमात्र जो महाजनपद है, इसके बारे में यूपीएससी ने पीटी में भी पूछा था। किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। अधिकांश महाजनपद जो आपको दिखेंगे वो यूपी और बिहार के मैदान में विंध्य के इलाकों में दिखेंगे आपको। पंचाल, कोसल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, ये सभी के सभी आपको यहीं पर दिखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। आज हम लोग फिर से क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री का अगला वीडियो होगा ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये बुक। थोड़ा सा देखने में भले ही आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बेहतरीन कंटेंट होता है इस बुक का। तो इसको पढ़िए, आप पढ़िए। जब मैं कहता हूँ तब होता है कि भाई डीपली पढ़िए जाकर। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई 10th 11th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि लिखते समय आपकी इमेच्योरिटी दिखती है। तो इमेच्योरिटी कैसे दूर होती है? तो बुक्स पढ़ने से होती है, समझ बनाने से होती है। पढ़िए मेरे साथ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। और मॉडर्न हिस्ट्री भी जल्द ही मैं शुरू कर दूंगा, और दिवाली से पहले ही। और पॉलिटी भी मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ। सब कुछ एक साथ पढ़ते जाएंगे, जितना तक होगा पढ़ेंगे ज़रूर। आप देखते नहीं हैं वीडियो कई सारे, इसलिए मुझे कई बार एक एक दिन करके मैं डालता हूँ और समय भी कम रहता है। देखा कीजिए वीडियो को थोड़ा सा ढंग से, और लिखने की कोशिश कीजिए। जो इसके अंत में आंसर रहता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं कि वो सिलेबस का भाग नहीं है। लिखना तो पहले सीखिए। जो सिलेबस का भाग है, जैसे ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूँ, सिलेबस का भाग है, उसी को लिखिए, लेकिन लिखेंगे तो ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग। आपको मैंने समझाया था कि लोहे के उपयोग से क्या हो गया? कृषि आसान हो गया, बस्तियां बसने लग गई। बस्तियां बसने से क्या हो गया? एक अस्थायित्व वाला जीवन आ गया। अब क्या होगा? अब राज्य पर, कामकाज पर, धर्म पर, कर्मकांड पर, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको बल दिखेगा। लोहे के हथियार कांड योद्धा पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग गए। खेती के नए औजार उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक धन उपजाने लग गए। और ये जो जो धन था, जो अधिक था, यानी कि उनकी खपत से ज़्यादा जो था, जिसको अतिरेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिरेक उत्पादन। ये अतिरेक उत्पादन का क्या होगा? ये राजा उपभोग करेगा इसका, और क्या करेगा? राज्य कार्य के लिए, प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इसका खर्च करना शुरू कर देगा। ये फाजिल अनाज अब उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 6ठी 5वीं सदियों में उदित हुए थे। शहर की खासियत क्या होती है? तो शहर की खासियत ये होती है कि यहाँ का 75% से जो ज़्यादा की आबादी होती है वो किस चीज़ पर भारित नहीं होती? तो वो कृषि पर भारित नहीं होती है। और गांव की क्या खासियत होती है कि गांव की 75% से ज़्यादा आबादी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली, वो कृषि अर्थव्यवस्था पर भारित होती है। यानी कि शहर अगर कोई बसा हुआ है तो उसके आस पड़ोस में ऐसे उपजाऊ प्रदेश होंगे जो उस शहर की खाना पूर्ति करते होंगे। उस शहर में वहाँ से माल आता होगा कृषि का। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के आस पड़ोस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान का पूर्वी इलाका, एमपी का नीचे वाला ऊपर वाला इलाका, इन सब जगहों से उत्पादन करके दिल्ली में रोज़ हज़ारों ट्रक आते हैं, सामान आता है, यहाँ पर खपत होता है। कोई दिल्ली में कृषि का कार्यक्रम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि भाई इतना उपज आए कि दिल्ली के 2 करोड़ 3 करोड़ लोग खा सकें। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये शहर का बसने का एक तरीका होता है। जैसे पटना है तो पटना के आस पड़ोस के जो इलाके हैं, या गंगा के मैदान में जो इलाके हैं, या गंगा पर जो सब्जियाँ उगती है, वो कहाँ जाता है? तो सारे शहर के खपत के लिए उपयोग किए जाते हैं वो। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, शहरों का विकास तभी होगा जब ग्रामीण भागों में अतिरेक उत्पादन हो पाएगा। अगर ग्रामीण भागों में उत्पादन नहीं होगा तो शहरी भागों में अनाज और दूध और सब्जियाँ, ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। शहर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? तो यानी कि अब क्या होगा? तो बड़े बड़े शहरों का उत्पादन होगा, शहरों का निर्माण होगा यहाँ पर। ओके, साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लग गए। कौन? तो यहाँ के लोग। जो राज्य नामक संस्था है वो किस पर आ जाएगी अब? तो अब वहाँ पर शुरू होगा क्या? तो साम्राज्यवादी संस्कृति अब शुरू होगा कि भाई अपने आस पड़ोस के इलाकों में युद्ध करो, दूसरे के इलाकों को भी हड़पो, नए जंगल जलाओ, खेती करो, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीलों के प्रति थी वो अपने जनपद या स्वयंबद्ध भूभाग के प्रति हो जाएगी। स्वयं संबद्ध यानी कि पहले उनके लिए क्या मायने रखता था? परिवार। परिवार से बड़ा उनके लिए क्या मायने रखता था? कबीला। कबीला के लिए मर मिटते थे वो लोग। कबीला के बाद उनके लिए क्या मायने रखने लग गया? तो जनपद। जनपद, अब वो जनपद भी बड़ा हो गया, वो क्या हो जाएगा? अब वो महाजनपद हो जाएगा। और उनके लिए क्या मायने रखेगा? तो महाजनपद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। उसके लिए वो लड़ेंगे, मर मिटेंगे। जो उनका भू इलाका है, महाजनपद का जो भाग है, अगर वो इसका बाउंड्री है तो ये उनके लिए सब कुछ हो जाएगा। मातृभूमि की संज्ञा दे देंगे इसको कि ये मेरी मातृ है, माँ है, ये मेरी सब कुछ। तो ये आपको दिख रहा है। धीरे 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 राष्ट्र दिखेगा आपको, इससे भी बड़ा इकाई होगा राष्ट्र।
महाजनपद, बुद्ध के समय में 16 बड़े महाजनपद हम पाते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इनका जिक्र हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा, फैक्ट पर आ जाइए। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, इसमें हमें महाजनपद का जिक्र मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है बौद्ध और जैन ग्रंथों से। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य उत्तर प्रदेश में थे, पश्चिमोत्तर सीमांत बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती, कौन कौन सा, मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये जो 4 हैं ये बड़े राज्य होंगे, ये मजबूत थे, शक्तिशाली थे, क्योंकि बार बार इनका जिक्र होगा और इनके जिक्र के साथ क्या आएगा कि ये शक्तिशाली हैं, आपस में युद्ध लड़ते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। पूरब से शुरू करने पर सबसे पहले कौन सा जनपद पड़ता है, तो अंग जनपद पड़ता है। यही पूछ लिया था यूपी वालों ने एक बार कि सारे जनपदों का नाम देकर बोला था कि पूरब से पश्चिम की तरफ इनको लगाइए, तो अंग जनपद सबसे उधर पड़ेगा आपको। और कंबोज कहाँ पर पड़ता है, तो वर्तमान के अफगानिस्तान में पड़ेगा। ओके, जो वर्तमान भागलपुर के पास में है। अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा आपने। इसकी राजधानी चंपा थी, जहां ईसा पूर्व 6वीं सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास का मिट्टी का किला भी मिला है। अंतोगत अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने मिला लिया। जो मगध था, मगध सबसे बड़ा मगरमच्छ साबित होगा, सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा। क्यों, यही सवाल पूछा जाता है, क्यों मगध के साथ ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। बताइए मुझे कौन कौन सी परिस्थितियां थी, सोचिएगा एक बार। चलिए आगे मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बस आप पढ़िए तभी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं, तो यकीन मानिए पढ़ाने का फिर मन नहीं करता। लेकिन आप लोग जितना देखेंगे उत्साहित होकर, तो उतना मैं पढ़ाने में अच्छा लगता है। ओके, और हिस्ट्री में सबसे अच्छा मैं हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और सब्जेक्ट एक बार को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने में वाकई मुझे मजा आती है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध में आधुनिक पटना और गया जिला शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है, यानी कि वर्तमान का अगर बिहार ले लें तो ये बिहार है। ये बिहार में बीच से गंगा नदी बह रही है। मेरा बिहार हमेशा चौकोर होता है। ये इलाका जो था ये कौन सा था, तो ये मगध का इलाका था। ओके, और ये जो वैदिक संस्कृति उसके हिसाब से क्या था, व्रात्य प्रदेश। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि यहाँ के लोग कर्मकांड, आत्मा परमात्मा, पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। व्रात्य प्रदेश का मतलब वर्जित प्रदेश। यहाँ के लोगों से बातचीत, शादी विवाह नहीं करना पसंद करते थे लोग। और आज भी बहुत सारे उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण में शादी नहीं करते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि व्रात्य प्रदेश। और सुनिएगा आगे की चीज़, कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी और ये सब संस्कृति नहीं होने के कारण भी बोला जाता है कि मगध साम्राज्य का उदय इतना अच्छे ढंग से हो पाया, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक तत्व का अभाव था, रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा एग्जिस्ट करती थीं। ये भी एक कारण आएगा, लेकिन इस कारण को हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करेंगे, क्या वाकई सही था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपने समय के सबसे प्रमुख राज्य बन गया। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज था। तिरहुत प्रमंडल कहाँ भाई, तिरहुत प्रमंडल कहाँ दिखना चाहिए दिमाग में, कहाँ पर है, ये बिहार है, यहाँ पर पटना है। ये रहा आपका तिरहुत प्रमंडल। ओके, दोनों चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सब पूरे के पूरे तिरहुत प्रमंडल का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये तिरहुत प्रमंडल हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, वज्जी संघ। कौन सा, वज्जी संघ। ओके, आगे बढ़ें। यह 8 जनों का संघ था। 8 छोटे छोटे राज्य थे। जैसे भारत देश है तो उसमें कितने राज्य हैं बताइए मुझे। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो 8 छोटे छोटे राज्य मिलकर वज्जी संघ बने हुए थे। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाढ़ नामक गाँव से की जाती है। पुराना वैशाली को अधिक प्राचीन नगरी बताते हैं, परंतु पुरातत्व के अनुसार बसाढ़ की स्थापना ईसा पूर्व 6वीं सदी के पहले नहीं हुई थी। तो आप जान सकते हैं कि जो वैशाली है वर्तमान में, वैशाली के नाम से कम लोग जानते हैं, हाजीपुर के नाम से सब लोग जानते हैं केला के लिए। तो वही जो इलाका है हाजीपुर, तो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया। वैशाली जिला काफ़ी बड़ा सा है, तो वही इलाका हो गया। इसके पश्चिम में काशी जनपद था। अब देखिए इसके पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, मगध के पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, ये बिहार है, तो यहाँ पर मगध खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर है मुगलसराय और यहाँ पर तो है काशी, यही तो है, जिसकी राजधानी बनारस थी। राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि सबसे पुराना वास वहाँ 500 ईसा पूर्व का ही था। कहाँ पर, 500 ईसा पूर्व का था। उस समय नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था। जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कोसल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में कोसल राज्य ने उसको हड़प लिया। मुझे पता है इस तरह से दिमाग में नहीं मैप चल रहा होगा, रुकिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। क्या मदद करूँ, देखिए यहाँ पर काशी कहाँ है, ये रहा काशी, ये हो गया अंग मगध पूरा। झारखंड को भी समेट लीजिएगा, झारखंड अभी बना है, ठीक है ना। ये रहा कोसल। जब ये मजबूत होगा तो इसको भी अपने में समाहित कर लेगा, लेकिन जब मगध मन मजबूत होगा तो ये पूरे इस सब को समाहित कर लेगा अपने में।
सारे महाजनपदों को एक कर देगा। अब समझ में आ रहा है? ये मैप दिमाग में चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको कहानी जैसा लगेगा, आप हवा में नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि परंतु उत्खनन से पता चलता है कि कोसल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। नहीं, थोड़ा सा नीचे चले गए थे, यहाँ से करना था। कोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के सीमा के सहित महित स्थान से की जाती है। खुदाई से जानकारी मिली है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, लेकिन हम वहाँ के मिट्टी के किलों की शुरुआत पाते हैं। कोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी। अयोध्या का तो पता ही है आपको, कोसल का सबसे महत्वपूर्ण नगरी कौन सा? तो अयोध्या। ओके, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहाँ आबादी नाम मात्र की थी। कोसल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। शाक्यों का जो कपिलवस्तु गणराज्य था वो भी शामिल था। कपिलवस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा से स्थान से की गई है। पिपरहवा 500 ईसा पूर्व के पहले की आबादी नहीं दिखाई पड़ती है। शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। शाक्यों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी में ही किसका जन्म होगा? भगवान बुद्ध का जन्म होगा। अशोक के अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्मस्थल कहा गया है। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान बुद्ध का जन्म हुआ, यहाँ उनका लालन पालन भी हुआ था। कोसल के पड़ोस में मल्लों का राज्य था, जिनकी गणराज्य था। ओके, मल्ल भी गणराज्य था, वज्जी भी गणराज्य था। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये भी कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग गणराज्यों के बारे में। इनकी सीमा वज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से जुड़ी हुई थी। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। कुशीनगर जो वर्तमान का है वही कुशीनारा के आस पड़ोस का इलाका है। ओके, आगे देखिए क्या है, यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्माण, क्या बोला मैंने? महापरिनिर्माण। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। देवरिया जिला तो पता ही होगा। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। कौन सा? वत्स जनपद। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आ बसे थे। आपको याद है मैंने बताया था कि पुरु और कुरु ये दोनों मिलकर जब इनमें युद्ध हुआ तो कुरु जनपद की स्थापना हुई थी बाद में जाकर। और ये कुरु लोग दिल्ली छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर, मेरठ छोड़कर कहाँ पर चले गए थे? तो ये चले गए थे इलाहाबाद कौशाम्बी के समीप में बस गए थे। तो ये वत्स जनपद में वही लोग बसे हुए थे यहाँ पर। ओके, उन्होंने कौशाम्बी को इसलिए पसंद किया कि वह स्थान गंगा यमुना के संगम के नज़दीक था। जैसा उत्खनन से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। यहाँ पर हमें किलेबंदी की जानकारी मिलती है। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीन कुरु पंचाल जनपद के अस्तित्व का भी पता चलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब उनका राजनीतिक महत्व नहीं रह गया था। उत्तर वैदिक काल में ये सबसे बड़े राजनीतिक महत्व के लोग थे, लेकिन बाद में इनका राजनीतिक महत्व जो है वो कम हो गया था। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। अवंती कहाँ से? मध्य मालवा से मध्य प्रदेश के इलाकों में फैला हुआ था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिण भाग की राजधानी महास्मती थी। अब मैं दिखा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, एक बार दिखाता हूँ मैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये रहा अवंती, ये पूरा अवंती का इलाका है। इसकी एक राजधानी थी यहाँ पर, और ये एक राजधानी थी। देखिए, ये रहा उज्जैन में एक राजधानी, एक दूसरा है माहिस्मती। उत्तरी और दक्षिणी राजधानी है ये। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अवंती राज्य कहाँ पर? तो वर्तमान का मालवा का प्रदेश जो कहलाता है, जो MP और इन सब इलाकों में आता है, वही है ये। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी भाग की राजधानी माहिस्मती थी। उत्खनन से पता चलता है कि ये दोनों नगर ईसा पूर्व 6वीं सदी से महत्व प्राप्त करते गए और अंतोगत्ता उज्जैन ने माहिस्मती को पछाड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ, यानी कि मेटलर्जी जो लोहार का काम होता है उसका विकास हुआ था यहाँ पर। यानी कि क्या बन रहे होंगे? लोहे के हथियार बन रहे होंगे, औजार बन रहे होंगे। औजार और हथियार में फ़र्क होता है गुरु। औजार से काम होता है, हथियार से लड़ाई होती है। तलवार से कृषि नहीं होती है, कुदाल से कृषि होती है। कुदाल से लड़ाई नहीं होती, तलवार से लड़ाई। तो औजार और हथियार में फ़र्क होता है। ओके, तो इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास रहा। अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। यहीं से अब आपके सवाल शुरू हो जाते हैं। PT में पूछ सकता है कि मगध के पास ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि ये भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य और उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सफल हो गया, जो हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो मौर्य क्या था? मौर्य चरम था। क्या बोल रहा हूँ मैं? मौर्य चरम सीमा था, लेकिन उसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी ना। मगध तो आपको पता होना चाहिए कि मगध जो है साम्राज्य, वो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, जब घनानंद शासक था,
उस समय भी भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य कौन सा था भाई? तो मगध ही था। ये आपको पता होना चाहिए। मौर्यों ने उस पर एक पक्की ईंट बनाकर पक्के मकान का निर्माण किया। नींव मौर्यों ने नहीं रखी थी, नींव मगध साम्राज्य के उससे पहले पड़ चुके थे। इतने प्रतापी शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सभी के सभी महान शासक हैं। पितृहंता वंश भले ही बोल दें आप इनको, लेकिन अजातशत्रु, बिंबिसार की नीतियाँ बड़ी गजब की थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मौर्यों ने भले ही बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसका नींव उससे पहले के शासकों ने रखा था। क्यों रखा था, क्या थी उनके पास परिस्थितियाँ? बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह हर्यक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार और महात्मा बुद्ध बिल्कुल सच्चे वाले फ्रेंड थे। सच्चे वाले फ्रेंड जब मैं कह रहा हूँ तो वही समझिएगा। उनके द्वारा विजय और विस्तार शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई थी। और इन्होंने जो विजय और विस्तार की नीति शुरू की वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा? तो मौर्यों के वंश में अशोक के बाद समाप्त हो जाता है। वो अशोक तक मगध साम्राज्य को, अशोक तक मगध के क्षेत्र को दुनिया के सबसे प्रतापी राजाओं में से सारे के सारे मिलते गए। तो प्रतापी राजाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान है मगध साम्राज्य को सबसे मजबूत बनाने में। ओके, बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन, उसके साथ दहेज में प्राप्त काशी ग्राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। अब देखिए, आपने कभी सोचा है कि पहले के जो राजा महाराजा होते तो वो इतनी शादियां क्यों करते थे? उनका शादी भी एक तरीके से फॉरेन रिलेशन के तौर पर उनका शादी हो जाता था कि जिससे शादी कर लो उससे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, उससे युद्ध में मदद मिलेगी, तो इसलिए शादी करते जाओ। इसलिए बूढ़े बूढ़े राजा के 50-50 बीवियाँ होती थी। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता था क्या? तो साम्राज्य विस्तार का। तो शादी और युद्ध, ये 2 तरीक़ों से बिंबिसार ने शुरू किया प्रसार। किसका प्रसार? तो मगध का प्रसार शुरू किया था। इससे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। इससे यह संभव हो गया कि वो दूसरे राज्य के साथ निपट सके। जब कौशल जैसे शक्तिशाली राज्य से उसको क्या मिल जाए? ये उसको मिल जाए गारंटी कि भाई देखो, हम लोग तो मित्र हैं, अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, तो अब हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, अब चलिए मिलकर कहीं और क्या करते हैं, आक्रमण खेलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर शुरू हो रहा था। क्या कि कौशल और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य दोनों ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और अपनी दुश्मनी भुलाकर अब क्या करेंगे? अब बाकी लोगों की लंका लगाएंगे। देखिए अगले क्या है। उनकी दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुल चेलन्ना थी। लिच्छवी बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत ही प्रतिष्ठित। समुद्रगुप्त खुद को कहता है कि मैं लिच्छवी का दौहित्र हूँ, यानी कि मैं लिच्छवी का, मेरा मामा का घर है, नानी का घर है मेरा लिच्छवी। इससे क्या पता चलता है भाई कि लिच्छवी से संबंध जोड़ना प्रतिष्ठा की बात थी। तब लिच्छवी से भी इसने संबंध जोड़ लिया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। मद्र राज सुना होगा आपने, महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण के जो सारथी बनते हैं, पांडवों के मामा मद्र राज वही थे। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर फैलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया उसने। किसके द्वारा? तो विवाह के द्वारा उसने इतना सारा काम कर लिया। देखिए, दहेज लेने की प्रथा गुरु अपने बिहार में आज का नहीं है, ईसा पूर्व से है ना। चलिए कोई बात नहीं, दहेज नहीं था, ये वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य का विस्तार का एक तरीका था। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी। अभी अवंती दिखाया कहाँ? तो गुजरात और एमपी का वो वाला इलाका, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंड प्रद्योत, अब इनका ध्यान रखिएगा, कई बार राजा का नाम पूछ लेता है वहाँ से जोड़ के। महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। पीलिया रोग का मतलब जॉन्डिस हो गया था उस समय में। गंधार के राजा के साथ हुए युद्ध में प्रद्योत को क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है। प्रद्योत को विजय नहीं मिली, किंतु गंधार के इसी राजा ने बिंबिसार के पास एक पत्र और एक दूत मंडल भेजा। इस प्रकार विजय और कूटनीति ने बिंबिसार को मगध की ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। बताया जाता है कि उसके राज्य में 80,000 गाँव थे। ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें भारत की आबादी टिचकुले सी थी, 1 करोड़ भी नहीं थी। उस समय में कुछ लाख में आबादी थी। उस समय 80,000 गांव किसी एक राज्य के अंदर थे। यह संख्या अतिरंजित मालूम होती है, तो ठीक है, अतिरंजित मालूम, इसको 70 कर लें, 70 के, चलिए 50 के, 10 के भी बहुत होता है यार, अब उससे कम क्या जाना, हो गया। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। पहली कहाँ पर? तो राजगीर में। राजगीर के साथ क्या खासियत था भाई? तो राजगीर जो था ये दुर्ग के समान था, बहुत सारी पहाड़ियों से घिरी हुई है, और जो रास्ता था भी उसको भी क्या किया? तो उसको भी ब्लॉक कर दिया।
अब क्या हो गया, दुर्ग हो गया। आज के समय में भले ही आपको लगे कि ये क्या दुर्ग है, लेकिन उस समय में उसको लांघना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय तकनीक नहीं थी ऐसी, है ना। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। यह स्थान 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। उनके खुले भाग में पत्थरों की दीवार से चारों ओर से घेर दिया, यही तो मैंने बताया। इस तरह राजगीर अभेद्य दुर्ग हो गया। अब ये लोग राजगीर से निकल के कहाँ पर जाएंगे, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा, जल दुर्ग हो जाएगा। तो इन्होंने हमेशा दुर्ग से राज किया। ओके, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 542 से 492 ईस्वी तक 52 साल शासन किया। 52 साल, 52 ईयर्स। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु सिंहासन में बैठा। कैसे बैठा, तो अपने पिता की गर्दन उतार के बैठा। पितृहंता वंश इसीलिए भी इसको कहा जाता है, अपने पिता की गर्दन उतार के बैठा था। उसके शासनकाल में बिंबिसार राजकुल का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अजातशत्रु योग्य पुत्र, जिस प्रकार से पिता था इसका योग्य, उसी प्रकार का पुत्र भी योग्य निकला, और ये तो उससे एक कदम आगे भी निकल गया। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, तीसरी की तैयारी की थी। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया। इस कारण से काशी कौशल ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। कौशल कौन सा, अभी तो मैंने दिखाया था अयोध्या वाला इलाका कौशल, है ना। अंत में अजातशत्रु की विजय हो गई। अजातशत्रु का तात्पर्य पता है क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन इस बेचारे के शत्रु ही शत्रु रहे जीवन में, है ना। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ गया था। क्या है कि अजातशत्रु ने फिर रिश्तेदारी का कोई लिहाजा नहीं किया। अब रिश्तेदारी भी भूल जाएगा ये आदमी। यद्यपि उसकी माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, मतलब कि उसका नानी का घर था लिच्छवी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। अपना देखो, रिश्तेदारी नातेदारी अलग होता है, राजकाज अलग होता है। अगर वाकई आपको लीडर बनना है ना, तो इन सब लक्षणों को सीखना पड़ता है। ये कोई देखिए, ये लिच्छवी कुल पर हमला करेगा और लिच्छवी को क्या करेगा, अपने में मिला लेगा। ओके, उसके बाद फिर रिश्तेदारी निभाएगा। फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। बहाना यहाँ ढूंढा गया कि लिच्छवी कौशल के मित्र हैं। जैसे आज भी आरोप लगाया जाता है ना, जैसे रूस ने क्या आरोप लगाया था यूक्रेन पर कि ये यूरोपियन यूनियन का मित्र बन रहा है और अगले दिन से आक्रमण शुरू। इसी प्रकार से उस समय भी होती थी। दुनिया वैसी की वैसी ही है, बस टेक्नोलॉजी बदल गया, बाकी तो वैसे ही के वैसे ही लोग हैं। इससे लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा। अंत में उन पर हमला करके उन्हें हराया और उनके स्वतंत्र को नष्ट कर डाला। वो जो लिच्छवी गणराज्य था, जो स्वतंत्र लोग हुआ करते थे, उसको अजातशत्रु ने कुचल कर रख दिया। वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 साल का लंबा अरसा लगा। वैशाली को नष्ट करने में किसी एक इंसान को 16 वर्ष का समय लगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसने नष्ट किया होगा इन चीज़ों को। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली कि उसने पत्थर फेंकने वाले के युद्ध तंत्र का इस्तेमाल किया। बार बार लिच्छवियों से लड़ता रहा। उसका नहीं हो पा रहा था, नहीं जीत पा रहा था। तो फिर देखिए, उत्तर बिहार का इलाका, उसे पत्थर नहीं है। दक्षिण बिहार के इलाकों में पत्थर है, तो पत्थर फेंकने वाला एक हथियार बनाया। पत्थर ले जाकर पत्थर मार मार के वैशाली को उसने हरा ही दिया आखिरकार। अंत में पत्थर फेंकने वाला उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। इससे युद्ध में लोग बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस प्रकार काशी वैशाली को मिला लेने के बाद मगध के साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। पहली बार गंगा के दक्षिण का एक शासक गंगा के उत्तरी भाग के एक राज्य पर अपना अधिकार कायम किया। ये क्या था? ये था कि भाई अब नदियां जो हैं वो पार की जा सकती है आसानी से। नहीं तो पहले नदियों के अलग होने के कारण से साम्राज्य अलग हो जाते थे, ऊपर अलग साम्राज्य, नीचे अलग साम्राज्य। ये तकनीक उसने हासिल की कि नदियों को आसानी से पार किया जा सके। कुछ तकनीक और बनाई, युद्ध में थोड़ा सा जल्दी मार किया जा सके। और क्या? पत्थर फेंकने के मशीन में तकनीक। क्या सिखा रहा हूँ मैं? तकनीक। युद्ध में जिसकी धार जितना अच्छा होगा, जिसका रफ्तार जितना अच्छा होगा, वही विजेता बनता है। तो यही उसने धार और रफ्तार कहाँ से आता? तकनीक से। इसीलिए हाई स्पीड के हथियार जिसके पास जितने अच्छे होते हैं, जिसका गन की क्वालिटी जितनी अच्छी होती, केवल इंसानी और हौसलों से युद्ध नहीं लड़ी जाती है गुरु। युद्ध लड़ने के लिए तकनीक की आवश्यकता होती। वही तकनीक इसने बिल्डअप की थी। उस समय के लिए ये सर्वश्रेष्ठ तकनीक थी, जिसके कारण क्या हुआ? जो वज्जी संघ था, एकता स्वतंत्रता वाले लोग, लोकतंत्र वाले लोग, वो परास्त हो गए। अजातशत्रु के प्रतिद्वंद्वुओं में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अब देखो, लिच्छवी को इसने लंका लगा दी, अब किसकी लगाएगा? तो अब चलिए देखते हैं अवंती। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था। अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। इसी खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु राजगीर की किलेबंदी की दीवार के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। यूनेस्को के हेरिटेज में इसको शामिल किया जा सकता है।
परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिल पाया। जब तक अजातशत्रु रहा उसके जीवन काल में हमला करने का कोई अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गट्टी पर बैठा। उसने शासन की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में पड़ता है, और जो उस समय का मगध साम्राज्य था उसके सिर्फ केंद्रीय भाग में कौन सा जगह था, तो ये था आपका पाटलिपुत्र। अब ये उदयन वहाँ से यहाँ आएगा। उदयन भी अपने पिता का गर्दन काट के आया था। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य उसके पास आ गया। लिच्छवी तिरहुत प्रमंडल कहाँ तक जाता है, तो हिमालय को छूता है ना, और नीचे तक हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पहाड़ी तक, यानी कि अगर ये भारत है तो ये भारत है, तो यहाँ है आपका नेपाल, तो यहाँ से लेकर ये पूरा इलाका आ गया उसके पास। पटना की स्थिति जैसा कि आगे पता चलेगा, क्या है पटना की स्थिति भाई, सामरिक दृष्टि से बड़े महत्व की थी। उदयन के बाद शिशुनाग के वंश का शासन शुरू हुआ। वे राजधानी के कुछ समय के लिए वैशाली ले गया। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन को शक्ति को तोड़ देना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए अवंती के साथ टक्कर किसने शुरू करवाया था, तो बहुत पहले से चला आ रहा था। अजातशत्रु के समय में युद्ध नहीं हुआ, उदयन के समय भी टल गया, लेकिन उसके बाद बनेगा शासक बिंबिसार। उसने क्या किया, तो देखिए यहाँ पर शिशुनाग बना। उसने क्या किया, उसने उनकी शक्ति को तोड़ दिया। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच 100 साल पुराना शत्रुता का अंत हो गया। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मौर्य साम्राज्य के अंत तक ये हिस्सा बना ही रहा। और ये शिशुनाग ने क्या किया, जो सबसे बड़ा शत्रु था किसका, मगधों का, उसको उसने अपने साम्राज्य में ही मिला लिया, संपूर्ण रूप से उनको ख़त्म ही कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मगध साम्राज्य एक संपूर्ण रूप से, अब आपको कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, यहाँ पर है अवंती, तो ये पूरा ऐसे फैलने लग गया। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। देखिए नंद जो शासक हैं वो बड़े प्रतापी शासक हैं, ये इसमें सारे मजबूत शासक हुए हैं। और भले ही चाणक्य ने इनको मिटा दिया, वो कुछ खराब शासक जरूर हुए, लेकिन नंदों ने मगध को और मजबूत कर दिया। कलिंग को जीता था इन्होंने पहली बार, सम्राट अशोक ने दूसरी बार जीता है। पहली बार किसने जीता था, महापद्म नंद ने ही जीता था। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, जो उसमें पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसको बस कानों कान ये खबर थी, उसके जासूसों ने दी थी कि पूर्व में एक साम्राज्य है जिसका नाम है मगध, वहाँ तक नहीं जाना है, यहीं से वापस हो चलते हैं, वही उसी में भलाई है। तो उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था और उसको इतना मारा पंजाब के लोगों ने, उसको मगध का तो डर पहले से ही सता रहा था। बेचारा वहीं से बोला कि चलो गुरु वापस चलते हैं। वैसे हॉलीवुड की अगर आप मूवी देखेंगे, भारतीय इतिहासकार पता नहीं किस मिट्टी के बने होते। भारत के इतिहासकारों ने लिखा है कि पोरस जो है वो बुरी तरीके से हार गया था, बहुत अच्छे से लड़ा था। पोरस के बारे में जो चित्रण मिलती है कि 6.5 फीट से लंबा चौड़ा इंसान भीम का शरीर वाला था। उसको जब सिकंदर ने देखा तो उसके सैनिकों में भगदड़ मच गई थी, इससे हम लड़ेंगे कैसे। ऊपर से पोरस के पास हाथी की सेना थी। हाथी उससे पहले सिकंदर की सेना ने कभी नहीं देखा था, बंदर भी नहीं देखा था। तो जब हाथी लेकर पोरस मैदान में उतरा था, तो जो हॉलीवुड की मूवी देखेंगे ना आप, अलेक्जेंडर करके मूवी है, उसमें दिखाया हुआ कि सिकंदर बुरी तरीके से घायल हुआ। पहली बार उसका किसी ने हमला किया इतना बेजोर तरीके से, और सिकंदर की सेना हार जाती है, उसकी सेना में विद्रोह होता है, जैसा हॉलीवुड मूवी में दिखाया हुआ है। लेकिन भारतीय मूवी में दिखाया हुआ कि सिकंदर ने पोरस को हराया। और यहाँ पर भारतीय मूवी ने, इतिहासकारों ने लिखा है, और यहाँ पर एक साम्राज्य भी छोटा मोटा कायम किया, जिसको फिर कौन जीतेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा, है ना। तो ये भारत का है और वो हॉलीवुड की मूवी का मैंने बताया है। अब दोनों में से कौन सच है राम जाने। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा पोरस नहीं हराया था, क्योंकि उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था और उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वापस चला गया था। तो सिकंदर जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, कहाँ आके हारता है, तो हिंदुस्तान में आके हार जाता है। चलिए, इसका शासन इतना शक्तिशाली था, सिकंदर वगैरह कहानी। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया, और कलिंग को नंदों ने जीता। ये हमें कहाँ से पता चलता है, हाथी गुफा अभिलेख। और उन्होंने वहाँ पर कलिंग में क्या बनवाया था, तो कलिंग में एक नहर का भी निर्माण किया था। विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे, जिन यानी कि जो जैन धर्म की मूर्ति थी, उसको भी उठा कर ले आए थे ये लोग। कौन, तो ये नंद लोग। ये सभी बातें महापद्म नंद के शासनकाल में घटित हुई। उसने अपने को एकराट की उपाधि दी। अब यही पूछा गया है, एकराट की उपाधि किस मगध सम्राट को मिला था, तो ये मिला था महापद्म नंद को। जान पड़ता है कि उसने न केवल कलिंग पर कब्जा किया, बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले कोसलों को भी हथिया लिया था। कोसलों ने भी विद्रोह किया, तो उनको भी जाकर सबक सिखाया था किसने, महापद्म नंद ने। ओके, नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता कि इनकी सेना में 2 लाख
पदाती मतलब पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी है। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर प्रणाली पर द्वारा ही संभव था। अब इतनी बड़ी सेना है तो उसके रखने के लिए खाना, उसके रखने के लिए वेतन, ये सब कुछ चाहिए और खर्चा भी होता है। तो इतना खर्चा वो जुटा लेता होगा तभी तो रखा होगा ना। जो भी हो, नंदों पर चढ़ाई करने के सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई थी, ये तो इन्होंने लिखा ही इतिहासकार में। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। उसके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। देखिए बात क्या होती है। महापद्म नंद था जिसने अपने बदौलत नंद वंश की स्थापना की, तो जरूर वो सामर्थ्यवान रहा होगा। देखिए किसी चीज़ को बड़ा करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोई चीज़ ऑलरेडी बड़ा है तो उसमें काम करना आसान होता है। लेकिन कोई चीज़ को जीरो से शुरू करके और बहुत आगे ले जाना बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत लगता है शुरुआत में किसी भी चीज़ में। तो अगर किसी ने राज्य की स्थापना की है तो ज़रूर वो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान रहा होगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है उनको लगता है कि ये परंपरागत रूप से हमें मिल रहा है गिफ्ट में, तो उसको वो कदर नहीं करते हैं और बपौती समझ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा आदमी आता है और वो हड़प कर चला जाता है। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुँच गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की सफलता के कारण, अब यहाँ से सफल क्या हुआ है इसके कारण को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मौर्य के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध के साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान ही रहा था। इस काल में भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे कई साहसी महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। महत्वाकांक्षा नहीं होगा, अगर आप संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे बस इतना सारा चाहिए जीवन में और आप बैठ जाएंगे तो फिर उतना ही रहेगा आपके पास जीवन। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे पूरा हिमालय चाहिए जीवन में, तो हिमालय नहीं तो कम से कम शिवालिक तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो यही महत्वाकांक्षा होता है। तो महत्वाकांक्षी थे, सामर्थ्य भी था और कूटनीति को भी जानते थे, शक्तिशाली भी थे, सब चीज़ था इनके पास। ओके, अच्छे या बुरे हर उपाय में अपने राज्यों का विस्तार किया, उन्हें मजबूत बनाया। परंतु मगध के विस्तार का यही एकमात्र कारण नहीं था। केवल शासकों के कारण से उसका विस्तार हुआ ऐसा नहीं था, कुछ और महत्वपूर्ण कारण भी थे। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी ही उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार, छोटा नागपुर का इलाका जो है और उड़ीसा वगैरह का जो इलाका है, इसमें लोहे उनके प्रचुर मात्रा में उनको मिल गए। राजधानी राजगुर से बहुत दूर नहीं थे। समृद्ध लौह खनिज के भंडार समीप ही सुविधा से उपलब्ध होने कारण मगध के शासक अपने प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज से अधिक दूर नहीं था। 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चित ही लोहे को गलाकर ताप कर ढालने का काम होता था, परंतु वह लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत में प्रभुता के अवंती और मगध के बीच में कड़ा संघर्ष हुआ। ओके, अवंती राज्य और मगध में संघर्ष का कारण क्या था कि दोनों के दोनों मजबूत थे, दोनों के पास लोहे की खानी थी, ठीक ना, ये सबसे बड़ा कारण था। उज्जैन पर कब्जा करने मगध को लगभग 100 साल का समय लग गया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी उन्नत हथियार थे, उसके पास भी तकनीक थी। ओके, मगध के लिए कुछ और भी अनुकूल परिस्थितियां थी। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर, द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेदय था, मतलब कि उसको भेदा नहीं जा सकता था। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है। उन दिनों राजगीर जैसे दुर्ग को तोड़ना आसान काम नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं सदी मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। केंद्रीय भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं का संचार संबंध स्थापित किए जा सके। देखिए पाटलिपुत्र जो है, इसके साथ खासियत क्या थी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सोन और पुनपुन, इन 3 नदियों के संगम पर है। तो यहाँ से उस समय में सड़कें के जाल नहीं बिछे थे, सड़कों के जाल नहीं थे पूरे भारत में, NH तो नहीं था और हवाई जहाज़ भी नहीं था। तो नदी मार्ग जो था ये सबसे समुचित मार्ग होता था, क्योंकि जंगल थे सभी जगहों पर। नदियाँ सुरक्षित और समुचित मार्ग हुआ करती थी जाने के लिए। यानी कि पाटलिपुत्र से व्यापार वगैरह बहुत अच्छा तरीके से हो सकता, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता था। साथ में क्या हो सकता था, इस पर आक्रमण करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इस पर आक्रमण करना भी काफ़ी मुश्किल काम था। ओके, अगला देखिए क्या है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। केंद्र भाग में स्थित स्थल के सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर था। कितनी सारी नदियां वहां पर मिलती हैं, इनके संगम पर भी पाटलिपुत्र स्थित था। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर ही घाघरा नदी भी गंगा में मिलती है। प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात बड़ी कठिनाई से नदी मार्गों को पकड़कर ही सेना उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम और जगह जगह पर जाती थी सेना, किसके द्वारा, तो नदी मार्ग के द्वारा। देखिए गला बहुत ख़राब है मेरा, और पॉल्यूशन हद से ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए अगर आवाज़ गलत आ रही हो, थोड़ा सा घरघराहट हो आवाज़ में, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ।
प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात कठिन होती थी तो नदी के द्वारा सबसे अच्छा होता था जाना, बस इतना ध्यान रखना है। सोन गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर से घेरे हुए थे तो पुनपुन दक्षिण पूर्व की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र तो सही मानों में जल दुर्ग था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान कतई नहीं था। ओके, और इसलिए उसकी राजधानी सुरक्षित थी, व्यापार भी अच्छा था क्योंकि नदियाँ वहाँ से जुड़ी हुई थी, और क्या था, उसके पास कृषि के लिए भी उन्नत भूमि थी क्योंकि उत्तर बिहार का इलाका और जहाँ जहाँ पर उसने कब्जा किया था मैदानी भाग में, वो सब के सब उपजाऊ प्रदेश थे। उसके अलावा दक्षिण में उसको लोहे की खान भी मिल जाती थी, और उड़ीसा और दक्षिण के वनों से उसको क्या मिलता था, हाथी, जिसको युद्ध में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। ओके, मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के भाग में पड़ता था। इस प्रकार उर्वरक प्रदेश भी उसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, चावल वगैरह सब खूब उपजता था यहाँ पर, ये तो पता चल ही गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। काफ़ी अनाज पैदा कर लेते थे, भरण पोषण के बाद भी उनके पास अनाज बचता था, और फाजिल उपज को एकत्र करके वो किस में यूज करते थे, तो प्रशासन और सेना के लिए उपयोग करते थे। यानी कि अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग कहाँ पर करते थे, तो प्रशासन और सेना के लिए उपयोग करते थे। मगध के शासकों ने नगर के उत्थान और धातु बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में व्यापार वाणिज्य वृद्धि के कारण शासक अब वाणिज्यिक वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र भी कर सकते थे। तो यानी कि व्यापार भी सही था, नगर दुर्ग भी था, जल के द्वारा संपर्क भी था, और सिक्कों का भी प्रचलन था। सैन्य संगठन यानी कि सेना भी उनकी काफ़ी मजबूत थी, घोड़े हाथी सब कुछ था उनके पास। ओके, ये समय क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ये समय कारण पढ़ा रहा हूँ क्यों मगध का इतना ज़्यादा उत्कर्ष हुआ। ये पूछा जाता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, पूछ लेगा आर्ट एंड कल्चर में, हो सकता है उसका दिमाग फिर पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो पीटी में पूछ लेगा। यार पता तो होना चाहिए ना कि कैसे क्या उत्थान हुआ। सैनिक संगठन के मामले मगध का एक खास सुविधा थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथों के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध ही पहला ऐसा राज्य जिसने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे, देश के पूर्वांचल भागों से, और जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है और नीचे का जो भाग है वहाँ से। ओके, यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी। इमेजिन कीजिए कि कहीं पर 6000 हाथी आपके सामने खड़े हों। आज के सैनिक भी डर जाएंगे युद्ध करने से, उस समय के सैनिकों को तो छोड़ भी दीजिए, आज के राजा भी युद्ध करने से डर जाएंगे। उतने हाथियों किसी राज्य में बस छोड़ दिया जाए तो बस हो गया, राज्य का काम तमाम कर देगा वो। दुर्गों को भेदने में तथा सड़कों से और अन्य यातायात सुविधाओं से रहित प्रदेशों में कछाड़ी क्षेत्रों में कूच करने में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, अंत में यह उल्लेखनीय है कि मगध का साम्राज्य रूढ़ी विरोधी था। कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि के समझते थे। यहाँ जो लोग रहते थे उनको बरात्य समझते थे, कट्टर ब्राह्मणवाद में जो था। परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। चूँकि इस प्रदेश का वैदिकरण का हाल ही में हुआ था, इसलिए पूर्व के ही काल से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। इन्हीं सब कारणों से मगध दूसरे राज्यों को हराने में, भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में कौन सफल हो गया, तो मगध सफल हो गया। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आप क्या करेंगे, भज मन राधे राधे, और इन सवालों को जरा लिखने की कोशिश करेंगे। बताइए, ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों के उदय के महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के कारणों का विवेचना कीजिए। मगध साम्राज्य के विस्तार का निरूपण करें। बताएं कि इसके लिए मगध के शासकों ने क्या क्या तरीके अपनाए, कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए। छल प्रपंच हर चीज़ किया, और करना ही पड़ता है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माता तो नहीं बोलूँगा, चोरी बोलूँगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1773 में भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था, तो उस पर जब अंग्रेज़ों की संसद में मुकदमा चलाया गया कि आपने भ्रष्टाचार किया भारत में, जवाब दीजिए, तो उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था उसने पता है? कि भला नैतिकता से भी कोई साम्राज्य खड़ा हुआ है क्या? बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर आप समझे होंगे तो समझ गए होंगे। नैतिकता से कभी भी कोई देश ना तो चल सकता है, ना तो कोई साम्राज्य खड़ा हो सकता है। नैतिकता और ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन साम्राज्य की जब बात आती है, राज्य की बात आती है, देश की बात आती है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें विफल हो जाती हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।